हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का टॉपिक है कि दहेज हत्या के मामले में फंसने से कैसे बचें। हाउ टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम गेटिंग इम्प्लीकेटेड इन डॉरी डेथ केसेस। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश और ईरान, इन 4 देशों में दहेज के प्रकरण बहुत ज़्यादा कायम किए जाते हैं। बहुत सारी घटनाएं दहेज के कारण होती है। प्रतिसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था होने के कारण से दहेज का प्रचलन वर्षों से इन चारों देश में रहा है और इसी कारण से भारत सरकार ने 1961 में डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट माने दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाया था, लेकिन उसका भी ज़्यादा प्रभाव नहीं हुआ। और अभी 2021 में जो एनसीआरबी के द्वारा जो डाटा रिलीज किए गए हैं उसमें 25% दहेज के प्रकरण में वृद्धि हुई है। इसका मतलब यह हुआ कि दहेज की जो बुराई केवल ऊंची जाति में था, खास करके हिंदुओं में, अब वह निचले जातियों में भी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी में भी फैलता जा रहा है और कानून प्रभावशील नहीं हो पा रहा है। इसलिए दोस्तों, 2021 में 13,534 केस दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत में कायम किए गए। लेकिन यह अच्छी बात है कि 2021 में 3.85% दहेज हत्या के प्रकरण में कमी आई है। एनसीआरबी के डाटा के मुताबिक 2020 में 6,843 प्रकरण पंजीबद्ध हुए थे और 2021 में 6,589 केस पंजीबद्ध हुए हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि यूपी हिंदुस्तान का आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है और यहां पर दहेज के प्रकरण, खास करके दहेज हत्या के प्रकरण सबसे ज्यादा कायमी की गई थी 2021 में। यहां पर 2,222 प्रकरण दर्ज किए गए थे, जबकि दक्षिणी राज्यों में तेलंगाना नंबर 1 पर था और वहां पर 2021 में 175 मामले कायम हुए थे, जबकि केरल में सिर्फ 9 प्रकरण दर्ज हुए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि केरल, जैसे कि आपको मालूम है कि शिक्षा की दृष्टि से हिंदुस्तान में सबसे ऊंची पायदान पर है, वहां पर लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा अधिक है और जिसके कारण से उनमें जागरूकता बहुत ज्यादा है और खास करके महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो गई हैं। तो इस कारण से हम क्या देखते हैं कि जो डॉरी का डिमांड केरल में सबसे न्यूनतम स्थिति में है और इसी कारण से डॉरी डेथ के मामले भी सबसे कम केरल में पाए गए हैं 2021 के डाटा के मुताबिक। दोस्तों, डॉरी डेथ क्या है, जिसको कि दहेज हत्या भी कहते हैं, यह ओरिजिनल आईपीसी में नहीं था। इस धारा को, माने धारा 304B को 1983 में आईपीसी में जोड़ा गया और इसके 4 इंग्रेडिएंट हैं, माने प्रमुख जो 4 अवयव हैं वो कौन कौन है? महिला का विवाहित होना और दहेज मृत्यु के लिए आवश्यक है कि उसका 7 साल के अंदर मृत्यु होना। दूसरा, मृत्यु का कारण बॉडी बर्न, उनके शरीर पर जलने के निशान हो या शरीर पर चोट हो या उनकी मृत्यु अननेचुरल तरीके से हुई हो, जैसे आत्महत्या करके उनकी मृत्यु हुई हो, जैसे फंदे से लटक जाना, पंखे से लटक जाना, पानी में डूब के मर जाना, जहर खा करके मर जाना, स्नेक बाइटिंग, जैसे कि केरल में एक प्रकरण आया था, के माध्यम से मार डालना। तो ये सारे तरीके हैं अप्राकृतिक मृत्यु के और इन वजहों से अगर किसी नवविवाहिता महिला की मृत्यु होती है
तो यह दहेज मृत्यु में माना जाएगा, बशर्ते कि एक अन्य फैक्टर है, और वह है कि दहेज मृत्यु से पहले नवविवाहिता महिला के ऊपर जुर्म ढाए गए हों, शी वुड हैव बीन सफर्ड फ्रॉम क्रुएल्टी और हैरेसमेंट बाय हर इन लॉज, उनके ऊपर उनके सास ससुर या पति के द्वारा या अन्य रिलेटिव के द्वारा डॉरी के डिमांड को लेकर के परेशान या प्रताड़ित किया गया हो, तो यह माना जाएगा कि उस नवविवाहिता महिला के द्वारा जो अप्राकृतिक तरीके से मृत्यु कारित की गई है वह दहेज हत्या की कोटि में आएगा। और दोस्तों, इसके लिए मिनिमम 7 साल से लेकर के अधिकतम आजीवन कारावास के दंड का प्रावधान है। दोस्तों, धारा 113B एविडेंस एक्ट के तहत में यह माना गया है कि अगर किसी नवविवाहिता महिला की मृत्यु डॉरी के डिमांड के कारण से होती है और मृत्यु से पहले उसे उसके इन-लॉज के द्वारा, माने रिश्तेदार के द्वारा, सास ससुर या अन्य रिश्तेदार या पति के द्वारा प्रताड़ित या परेशान किया जाता रहा है, तो ऐसी स्थिति में यह माना जाएगा कि महिला के मृत्यु के लिए ये इन-लॉज माने रिश्तेदार जवाबदार हैं। अर्थात सबूत का भार अपराधियों पर डाला गया है, आरोपी पर डाला गया है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि जब भी कोई प्रकरण दर्ज होता है तो प्रोसिक्यूशन का यह उत्तरदायित्व होता है कि वह सबूत के साथ में उस प्रकरण को सिद्ध करे। लेकिन यहां पर हम क्या देखते हैं कि सबूत का भार आरोपियों पर डाला गया है और वह सिद्ध करे कि ऐसी किसी प्रकार की घटना नवविवाहिता के मृत्यु के पहले नहीं हुई थी, किसी प्रकार का डॉरी का डिमांड नहीं किया गया था, किसी प्रकार की प्रताड़ना या परेशान नहीं किया गया था। दोस्तों, प्रताड़ना में 2 प्रकार की बातें शामिल है, शारीरिक प्रताड़ना और मानसिक प्रताड़ना। जैसे कि एक मामले में जब मैं रायपुर में पदस्थ था तो वहां नवापाड़ा थाना क्षेत्र में एक महिला ने सुसाइड कर लिया था, पॉइजन खा लिया था। बाद में मैंने जब इसका तहकीकात किया तो पता लगा कि उस महिला को उसके रिश्तेदार, उसके पति के द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। कभी उसे चोट नहीं पहुंचाई गई, लेकिन उसे काली कलूटी कहा जाता था, क्योंकि वो देखने में थोड़ा काली थी और हस्बैंड उसका गोरा चिट्टा था। तो इस कारण से उसको बार बार मानसिक त्रास झेलना पड़ता था और जिसके कारण से उसने जहर खा करके आत्महत्या कर लिया था। तो कहने का मतलब है कि प्रताड़ना दोनों प्रकार की हो सकती है, मानसिक और शारीरिक। शारीरिक प्रताड़ना में मारते हैं, पीटते हैं, लेकिन मानसिक प्रताड़ना में तरह तरह की गालियां देना, उलाहना देना, उसको ऐसी बातें कहना जो उसके दिल पर चोट लगे, जैसे कि मैंने आपको उदाहरण के द्वारा बताया था। तो धारा 113B एविडेंस एक्ट के द्वारा सबूत का भार आरोपियों पर डाल दिया गया है और उनकी यह जिम्मेवारी है कि वह यह सिद्ध करें कि इस प्रकार की कोई घटना मृत्यु के पहले नहीं हुई थी। दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि जब भी कोई महिला सुसाइड करती है या पंखे में लटक करके अपना जान गंवा बैठती है या जहर या सल्फास खा करके मर जाती है, तो उस नवविवाहित महिला के माता पिता के द्वारा सबसे पहले थाने में नवविवाहिता महिला के पति, उसके सास ससुर, उसके ननद के पति, पति के भाई और जो बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं उन सब का नाम डाल दिया जाता है। माने उस घटना में 8-10 रिश्तेदारों के नाम डाल दिए जाते हैं। और मैंने बहुत सारे जेलों में देखा कि ये जो रिश्तेदार हैं वो 2-2 साल 4-4 साल से जेल में बंद हैं, उन्हें कोई जमानत नहीं मिल रही है और इससे जेलों में ओवरक्राउडिंग हो रहा है। और दूसरी बात कि सही ढंग से न्याय नहीं हो पा रहा है और जो व्यक्ति दूर दूर तक इस घटना से संबंधित नहीं है उन्हें भी इस प्रकरण में नाम डाल दिया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में
हम क्या करें ताकि हम दहेज हत्या के प्रकरण में फंसने से बचें। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि जब भी कोई नवविवाहिता महिला आत्महत्या करती है तो इसका पंचनामा होगा। इसको मर्ग पंचनामा कहते हैं और इसमें इंक्वायरी होती है। इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन माने जांच और अन्वेषण दोनों में अंतर है। अन्वेषण हमेशा धारा 154 में जब आपके द्वारा प्रकरण दर्ज होता है उसके बाद ही अन्वेषण किया जा सकता है, जबकि इंक्वायरी धारा 174 सीआरपीसी के तहत की जाती है। तो दोस्तों, मर्ग पंचनामा के लिए आसपास के गवाहों को बुलाया जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी कि इस महिला ने आत्महत्या क्यों किया। सबसे पहले तो यह सिद्ध करना होगा कि यह होमिसाइडल है या सुसाइडल है। अगर घटना स्थल रूम के अंदर है तो यह देखना पड़ेगा क्या कमरे को अंदर से बंद किया गया है या बाहर से बंद किया गया है। अगर कमरे को अंदर से बंद किया गया है तो इसका मतलब यह हुआ कि महिला ने खुद सुसाइड किया है, बशर्ते कि और कोई रास्ता नहीं हो किसी बाहरी व्यक्ति को उस रूम में आने के लिए। तो दोस्तों, जो नवविवाहित महिला के जो रिश्तेदार हैं, मैंने सास ससुर हैं या पति हैं, उन्हें इंसिस्ट करना चाहिए कि मर्ग पंचनामा किया जाए, मर्ग की जांच किया जाए और मर्ग में जो तथ्य आते हैं उसके बाद ही प्रकरण की कायमी हो। बाला बाला इस प्रकरण में सीधे मुकदमा कायम नहीं किया जाना चाहिए। दोस्तों, जब मैं पुलिस विभाग में था तो मैंने एक मामले में देखा कि एक महिला पंखे से झूल करके आत्महत्या कर ली थी और उसके बाद वो मरी नहीं, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। 5-6 दिन के बाद वो मर गई और उस महिला के पिता ने महिला के पति और उसके 5-7 रिश्तेदारों के खिलाफ में प्रकरण दर्ज करवा दिया था थाने में, बिना मर्ग की जांच किए हुए। और जब मेरे संज्ञान में ये आया तो मैंने बिहार के एसपी को मैंने ये कहा कि जो आपके जो थानेदार ने जो ये काम किया है वो गलत है। सबसे पहले आपके थानेदार को इंक्वेस्ट की जांच करना चाहिए था और जांच करने के उपरांत जो नए तथ्य आएंगे उसके आधार पर प्रकरण कायम किया जाना चाहिए था धारा 154 सीआरपीसी के तहत में। लेकिन यहां पर बिना मर्ग के जांच किए हुए बाला बाला प्रकरण दर्ज किया गया है जो कि गैर कानूनी है। और इस आधार पर मैंने 5 या 6 मुलजिम को उस केस से हटवा दिया था क्योंकि उनका कोई भी भागीदारी उस प्रकरण में नहीं था, केवल हस्बैंड जेल गया था। और फिर थाना प्रभारी को 500 रुपया अर्थदंड भी करवाया था मैंने। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि जब आपके यहां यह घटना घटित होती है तो आप जो इंक्वायरी ऑफिसर है उसको यह बताएं कि इंक्वेस्ट का पहले जांच किया जाए, आपके आसपास के पड़ोसियों के बयान लिए जाएं। दोस्तों, पड़ोसियों से अच्छा संबंध रखना बहुत जरूरी है। ईसा मसीह ने कहा था कि अगर आप शांति चाहते हो तो अपने पड़ोसियों से प्यार करो। लेकिन आज का जो सबसे बड़ा सवाल है कि हम अपने पड़ोसियों के बारे में बात तक नहीं करते हैं, हमें पता भी नहीं रहता कि हमारे बगल में कौन रह रहा है। यह एक दुखद स्थिति है। तो जब भी मर्ग पंचनामा होगा तो आसपास के पड़ोसियों को बुलाएं और उनको गवाह में रखें और ये पड़ोसी कथन देखें कि इस प्रकार का कोई भी मारपीट या प्रताड़ना या मानसिक त्रास की कोई भी कार्रवाई सास ससुर या पति के द्वारा नवविवाहित महिला के साथ में नहीं की गई थी। यह आपके लिए सबसे बड़ा बचत होगा, क्योंकि अगर यह सिद्ध हो जाता है तो अभी जैसे मैंने कहा कि दहेज हत्या के जो 4 पॉइंट हैं उसमें एक पॉइंट यह भी है कि महिला की जब मृत्यु हुई संदेहास्पद स्थिति में तो उसके पहले दहेज के डिमांड के कारण से उसे प्रताड़ित या परेशान किया गया था। तो यदि परेशान या प्रताड़ित नहीं किया गया और महिला ने आत्महत्या किया तो यह पॉइंट तो नहीं हुआ। और एक और पॉइंट आपको यह सिद्ध करना है महिला के सास ससुर को या उनके पति को कि किसी प्रकार का कोई डॉरी का डिमांड नहीं किया गया था। और इसके लिए आप जानते होंगे कि जब भी हम लोगों के यहां शादी होता है तो मिडिलमैन मध्यस्थ के द्वारा शादी कराई जाती है। तो
ऐसी परिस्थिति में उसको भी इंक्वायरी ऑफिसर के समक्ष उपस्थित करें, जो ये बताएगा कि जब आप दोनों की शादी हुई तो किसी प्रकार के डॉरी या दहेज की डिमांड या मांग नहीं की गई थी। अगर ये 2 पॉइंट आपने सिद्ध कर दिया जांच के दौरान, तो आप समझिए कि धारा 304 बी का मुकदमा आपके खिलाफ इंक्वायरी ऑफिसर दर्ज नहीं कर सकता है, क्योंकि जो 4 इंग्रेडिएंट हैं उसका फुलफिल होना जरूरी है बिफोर द रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम अंडर सेक्शन 304 बी आईपीसी। दोस्तों, यदि आपके बहू बहुत ज्यादा परेशान या घर में कलह करती है, तो मैं सास ससुर को यह सुझाव दूंगा कि वो वहां से हट करके दूसरी जगह रहें, क्योंकि अगर उसके बाद भी बहू के द्वारा आत्महत्या कर ली जाती है, तो सास ससुर या उनके अन्य रिश्तेदार को यह कहने का मौका आईओ के पास में रहेगा कि इस घटना में उनका दूर दूर तक हाथ नहीं है। अगर बहू किसी बीमारी से परेशान है, कि कोई इलाज उसका चल रहा है, तो अगर आपने आर्थिक रूप से मदद किया है तो वो भी आप ट्रीटमेंट का पेपर और जो आपने दवाई को खरीदने का जो आपके पास में रसीद होगा वो भी आप आयु के समक्ष प्रस्तुत करें। दोस्तों, एक कलकत्ता का मामला है जिसमें कि हमारे दूर के एक रिश्तेदार को थाना प्रभारी ने इसी दहेज हत्या के मामले में सास ससुर दोनों को पकड़ लिया था। जब मेरे जानकारी में आया तो मैंने वहां के इंक्वायरी ऑफिसर को फोन किया कि जो सास ससुर है वो अलग रह रहे हैं और बहू और उसका पति अलग रह रहे हैं, दोनों का डिस्टेंस 20 किलोमीटर है। जब उनका कोई फिजिकल प्रॉक्सिमिटी है ही नहीं, तो आप बहू के पिता के बयान के आधार पर कैसे सास ससुर को आरोपी बना सकते हैं। और जब मैंने ये बात वहां के डीआईजी को बताया तो फिर सास ससुर को हवालात से निकाला गया और उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया। इंक्वेस्ट के जांच के दौरान, मतलब मर्ग की जांच जब हो रही थी, उस समय मेरे संज्ञान में लाया गया और मैंने वहां के डीआईजी और एसपी से बात किया और मैंने इस तथ्य को उनके सामने रखा, तो उन्होंने इसको कबूल किया और सास ससुर को उस केस से पृथक कर दिया। हालांकि हस्बैंड को उन्होंने इंप्लीकेट किया। तो दोस्तों, अगर जांच के दौरान ही अगर आप सारे सबूत के साथ इंक्वायरी ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत होते हैं तो इससे आप बहुत ज्यादा परेशानी से बचते हैं, उलझन से बचते हैं। नहीं तो आपको तो मालूम ही है कि हिंदुस्तान में जब ट्रायल चलता है तो 2-4 साल तो ट्रायल ही में समय व्यतीत हो जाता है, फिर आपको सजा हो जाती है, फिर आप अपील हाई कोर्ट में करते हैं। तो यह बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो इससे लिए बेहतर है कि जब इंक्वेस्ट की जांच हो रही है उस दौरान नवविवाहित बहू के जो सास ससुर हैं, पति हैं या उनके अन्य रिश्तेदार हैं, जिनको कि बहू के पिता के द्वारा इंप्लीकेट करने की कोशिश की जा रही है, वो जांच में इंक्वायरी अफसर को पूरी तरह से सहयोग करें। वो बताएं कि वह किस तरह से बहू के साथ में नहीं रह रहे हैं, उनसे वह दूर रह रहे हैं। उन्होंने हमेशा इलाज की में या अन्य मामलों में आर्थिक रूप से मदद किया है, उनमें एक सौहार्द की भावना रही है, उन्होंने कभी डॉरी का डिमांड नहीं किया और मृत्यु से पहले किसी प्रकार का कोई शारीरिक या मानसिक त्रासदी या प्रताड़ना इन लोगों के द्वारा बहू के साथ में नहीं किया गया था। इन सब पॉइंट को अगर आप इंक्वायरी ऑफिसर के सामने में रेखांकित करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि इससे आपको बचत होगी और आपके खिलाफ में प्रकरण धारा 304 भी मतलब दहेज हत्या में दर्ज नहीं किया जा सकता है और आप बाइज्जत छूट जाएंगे। दोस्तों, मैंने दहेज हत्या के प्रकरण में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। मुझे उम्मीद है कि जिनके यहां इस प्रकार की घटना हुई है या भविष्य में होगी तो यह कानूनी जानकारी उनके पास होना चाहिए। उन्हें मर्ग जांच के समय में हिला हवाली नहीं करना चाहिए। उन्हें जांचकर्ता को पूरी तरह से सहयोग करना चाहिए और अगर जो जो बिंदु हमने बताए हैं अगर उस पर वो पालन करेंगे तो निश्चित रूप से वह दहेज हत्या के प्रकरण में फंसने से बच जाएंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो कैसा रहा है इस पर आप
अपना टिप जरूर दें। थैंक यू।